स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी कंप्यूटर की क्लास में। अच्छा बच्चों, अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ा कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, ये कितने प्रकार का हो सकता है और इसके कौन कौन से भाग हो सकते हैं। आपने ये भी पढ़ा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। हमने बहुत पढ़ा कंप्यूटर। पर आखिर आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर के उपयोग क्या है जिसके बारे में हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस क्लास के अंत तक आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से उपयोग हैं। और अब तो हमारे जीवन के क्षेत्र में ऐसा कहीं भी नहीं है जहां कंप्यूटर ना पहुंचा हो। हर एक क्षेत्र में आपको कंप्यूटर दिखाई देगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि बच्चों अभी तक हमने पढ़ा हार्डवेयर के बारे में, तो अब बारी आती है सॉफ्टवेयर की बारी। तो आखिर में ये सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ दिख रहा है, ये है क्या। तो बच्चों, विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। बहुत समझने की ज़रूरत है इसकी परिभाषा को अच्छे से। विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब विभिन्न प्रोग्रामों का समूह तो सॉफ्टवेयर कहलाता है, पर ये प्रोग्राम क्या होते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए हम देखें प्रोग्राम क्या है। तो बच्चों, निर्देशों का एक सेट जो एक विशेष कार्य करता है उसे हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। तो आपने समझा कि सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्रामों का समूह है, लेकिन ये प्रोग्राम क्या है, वो निर्देशों का एक सेट है जो विशेष कार्य करता है। ठीक उसी तरह जैसे हम अपनी आँखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, हाथों से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, लिखते हैं। तो जिस तरह हमारे शरीर के हर एक अंग का कोई एक विशेष कार्य होता है, ठीक उसी प्रकार निर्देशों का एक सेट जो कोई एक विशेष कार्य करता है, उस पर्टिकुलर उस विशेष निर्देशों के सेट को हम कहते हैं प्रोग्राम। तो बच्चों, प्रोग्राम आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम के निर्देश क्या होते हैं। तो प्रोग्राम के निर्देश कंप्यूटर को इनपुट कार्य करने तथा डाटा को प्रोसेस करने तथा रिजल्ट को आउट करने के लिए निर्देशित करते हैं। देखिए बच्चों, निर्देश से ही समझिए। निर्देश मतलब किसी को कोई आदेश देना, निर्देश देना, या काम करने के लिए उसको एक हम जो बात करते हैं अपनी, जैसे मैंने किसी से कहा कि एक गिलास पानी दीजिए, तो क्या हुआ, मैंने अपनी बात को कहा, या मैंने कहा कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करिए। ज़रूरी नहीं कि वो आदेश हो। हम अपनी बात जब करने के लिए किसी को हम बताते हैं, वो बताना ही निर्देश कहलाता है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में क्या इनपुट आएगा, किस तरह से प्रोसेसिंग होगी, क्या रिजल्ट निकलेगा, ये जो सारे निर्देश होते हैं, इसको निर्देशित करने का कार्य कौन करता है, प्रोग्राम के निर्देश। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पीसी भी कहते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और इसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो ये कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, ये अलग अलग प्रकार हैं पर्सनल कंप्यूटर के। सबसे पहले आप देखिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉमटॉप। अब नामों से हम याद कर लेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी रटने की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि आप जैसा कि नाम में देख पा रहे हैं डेस्कटॉप, आपको सिर्फ समझना है। डेस्क का मतलब होता है कोई आपकी सीट हो या बेंच हो या कोई मेज हो, उसे हम कहते हैं डेस्क। तो यानी ऐसा कंप्यूटर जिसे कि हम मेज पे रख सके, वो कहलाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसा कि ये आपके सामने है, इसे हम मेज पर रखकर आसानी से चला सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, आप देख पा रहे होंगे ये दूसरा, ये है लैपटॉप। बिल्कुल देखने में कैसा है, बुक जैसा है, जैसे ओपन कोई किताब आपकी रखी हो खुली हुई, बिल्कुल उस जैसा मॉडल है, इसे हम कहते हैं लैपटॉप। अब बच्चों, लैपटॉप मॉडल जैसे कि लैप का मतलब होता है गोद, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसे कि अपनी हम गोद पर रखकर चला सके, उसे हम कहते हैं लैपटॉप। तो बहुत आसान है इसको याद करना, बस आपने इसको लैप यानी कि अपनी गोद में रखा, तो ऐसा कंप्यूटर कहलाता है लैपटॉप कंप्यूटर। अब इसे हम 2 तरह से चला सकते हैं, या तो इसे हम बैटरी से भी चला सकते हैं, दूसरा एसी यानी कि इसको हम सीधे विद्युत धारा से हम इसको प्लग लगाकर भी चला सकते हैं। तो ये दोनों तरह से कार्य करता है। फिर है पाम टॉप कंप्यूटर, पाम यानी कि हथेली। तो अब सोचिए, ऐसा भी कंप्यूटर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
ऐसा कंप्यूटर जिसे अपनी हम हथेली पे, यानी जिसका आकार इतना छोटा हो कि वो हमारी हथेली पर आ जाए, तो ऐसे कंप्यूटर को हम कहते हैं पाम टॉप, जिसे कि आप अपनी हथेली पर भी रखकर चला सकें। और इसको हम सिर्फ और सिर्फ बैटरी से ही चला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको हम पुनः देख लेते हैं। पहला है डेस्कटॉप, जिसे कि हम मेज पर रख के चला सकते हैं, जैसा इसके नाम में है डेस्क, डेस्क मतलब मेज। दूसरा है लैपटॉप, लैप यानी कि गोद, जिसे आप अपनी गोद में रख के चला सकते हैं, यानी कि लैपटॉप कंप्यूटर, जिसे कि बैटरी और एसी दोनों से चलाया जा सकता है। फिर है पाम टॉप कंप्यूटर, पाम यानी कि हथेली, जिसे हम अपनी हथेली पे रख के चला सकते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये व्यक्ति की हथेली है और ये इतने आकार में छोटे हैं, आपको दिख रहा है। और इसके बटन भी बिल्कुल जैसे कैलकुलेटर आपने देखा होगा, उसके बटनों की तरह छोटे छोटे से बटन होते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर कहलाते हैं पाम टॉप कंप्यूटर, और इन्हें सिर्फ बैटरी से ही चलाया जा सकता है। तो अब बच्चों, आपको इनके भाग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये काफ़ी सारे कार्य इसके लिखे हैं। हम अब एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इनका प्रयोग इंटरनेट चलाने के लिए किया जाता है, जो कि अब आप सभी बच्चे इससे अछूते नहीं रह गए हैं। हमें अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो आपने जितने भी तरीके देखे, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या फिर पाम टॉप हो, यहाँ तक कि पाम टॉप तो आप मोबाइल को बोल सकते हैं ना, मोबाइल भी तो एक तरह का कंप्यूटर ही है, समझिए। तो आप इससे अछूते नहीं रह गए हैं, क्योंकि इन सभी में हम इंटरनेट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। फिर है शब्द एवं गणनाओं का प्रयोग, यानी आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है, आपको कुछ भी लिखना है, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में टाइपिंग करके दिखाया था, तो कुछ भी आपको गणना करना हो, लिखना हो, आप सब कुछ इनमें आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन बनाने में, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये बार बार ये स्लाइड्स यहाँ आपके सामने चेंज हो रही हैं, तो इस तरह का कोई भी प्रेजेंटेशन आप आराम से बना सकते हैं इन कंप्यूटर्स पे। फिर है सांख्यिकी गणना। इसके बाद है बच्चों, इसके पुनः पहले था कि बच्चे गेम भी खेल सकते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा पार्ट। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है। आप चाहें तो कंप्यूटर पे, आजकल तो बच्चे खेलते भी हैं ना मोबाइल्स पे गेम, तो इसी तरह आप डेस्कटॉप पे भी, लैपटॉप पे भी, इन सब में गेम भी खेल सकते हैं। फिर है सांख्यिकी गणना। इसके द्वारा आप किसी भी तरह की मैथमेटिकल के मतलब यानी कि हम वो गणितीय कैलकुलेशन, हम बोलते हैं गणितीय गणना या सांख्यिकी गणना, इस पर आसानी से कर सकते हैं। फिर आती है सॉफ्टवेयर निर्माण करने में भी, जैसे कि अभी तक हम लोग बहुत सारी बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर। अब आप सोचिए कि आखिर जिस सॉफ्टवेयर से ये कंप्यूटर चलता है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी कंप्यूटर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यह है ना अच्छी बात। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात आपको पता चली। जिस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर हम चलाते हैं, उसको बनाने के लिए भी कंप्यूटर का ही प्रयोग करना पड़ता है। यानी हम कंप्यूटर ना हो तो सॉफ्टवेयर हम कैसे बनाएंगे, तो कंप्यूटर के द्वारा ही बनाया जाता है। सेल्स और प्रोडक्शन कंट्रोल करना, ये लाइन देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, सेल्स और प्रोडक्शन। आप सोचिए जब कोई बिजनेस होता है, कितना वहाँ पे सेलिंग हो रही है, कितना सामान को बेचा जा रहा है, कितना प्रोडक्शन, कितना उसका उत्पादन किया जा रहा है, इतना बड़े पैमाने पे जब ये होता है तो एक इंसानी दिमाग के लिए संभव नहीं है कि उसको डाटा को, पूरे आंकड़ों को अपने दिमाग में एकत्रित करके रख सके। हम लिखने भी बैठेंगे तो हमें बहुत हमारा समय बर्बाद होगा। तो क्या हुआ, उस समय को बचाने के लिए ही तो आविष्कार किया गया कंप्यूटर का। कंप्यूटर की जो सोच थी, इस सोच के पीछे यही उद्देश्य था ना कि कम समय में ज़्यादा काम तेज़ी से किया जाए। तो बस इसी आंकड़ों को, इन्हीं जो तरह तरह के आंकड़े हैं प्रोडक्शन के, सेल्स के, इससे बड़े बड़े आंकड़ों को कम समय में करने के लिए और मेहनत को बचाने के लिए क्या किया गया, सेल्स और प्रोडक्शन को कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। तो आज बच्चों आप देखेंगे तो किसी भी ऑफिस में हो, बैंक्स में हो, डाकखाने हो, आप कहीं भी चले जाइए, हॉस्पिटल्स हो, चाहे कहीं भी आप कोई बिज़नेस हो, दुकानें आप देखिए, यहाँ तक कि आप शॉपिंग करने जाते हो कहीं भी या बाहर जाते हो कहीं भी, आप देखिए आपको हर जगह कंप्यूटर किसी न किसी रूप में दिखाई ज़रूर देंगे। तो आज हमारा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इससे अछूता रह गया हो। अब बच्चों हम बात करेंगे मेमोरी की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेमोरी यानी जिस तरह से हमारी मेमोरी हमारी स्मरण शक्ति होती है। अब कंप्यूटर तो एक मशीन है ना, तो उसकी स्मरण शक्ति के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, हमें उसमें भी ज़रूरत होगी एक मेमोरी डालने की। ये मेमोरी कैसी होती है, आर्टिफिशियल होती है। अब ये मेमोरी बच्चों ये भी दो तरह की हो सकती है। जैसे हम भी कुछ बातें याद रखते हैं, कुछ तो भूल जाते हैं,
और कुछ बातें ऐसी जो हमको हमेशा याद रहती हैं। बस वही समझिए मेमोरी में भी होता है। दो तरह की मेमोरी होती है, पहली है रैम, दूसरी है रोम। अब ये रैम रोम क्या है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। देखिए, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको इसका पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो बच्चों, इसमें एक्सेस जो शब्द लिखा है, इस एक्सेस का मतलब होता है कि उस सूचना को आप परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। किसी भी डेटा अथवा सूचना को संचित करने के लिए, यानी आप किसी भी तरह की डेटा, आंकड़े, सूचना, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। इसमें डाटा अथवा सूचना को आवश्यकता अनुसार पढ़ा एवं परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़ तो सकते हैं, साथ साथ उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। जो मैंने इसका शाब्दिक अर्थ बताया था, एक्सेस। एक्सेस का मतलब ही है कि आप उसमें चेंजेस यानी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। सूचना रैम में तब तक ही रहती है जब तक पावर सप्लाई रहती है। बस ये इसमें एक कमी है कि जैसे ही आप उसमें, जब तक लाइट रहेगी, यानी जब तक उसमें पावर सप्लाई होगी, वो सूचना बनी रहेगी। लेकिन लाइट गई तो क्या हुआ, पावर सप्लाई बंद होने पर सारी की सारी सूचना विलुप्त हो जाती है। यानी कि जैसे ही पावर सप्लाई बंद हुई, जो भी उसमें सूचना थी वो सब कुछ गायब हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। लेकिन अब हमारे पास इसका दूसरा ऑप्शन भी है, यानी कि रोम, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसमें देखिए ये चीज़ है कि इसमें जो मेमोरी है ये स्थायी होती है। देखिए बच्चों, यह स्थायी मेमोरी होती है। लेकिन जैसा कि इसके नाम में लिखा है रीड ओनली, अब इसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी कि उसको देख तो सकते हैं सूचना को, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये समझना बच्चों ज़रूरी है कि इन दोनों में अंतर क्या है, कि इसमें आप उसको पढ़ भी सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, केवल आप उस सूचना को या जो भी आंकड़े हैं उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, ये मेमोरी आपकी अस्थायी होती है और ये स्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि ये बाद तक संचित रहती है। तीसरी बात क्या है कि इसमें जब मैंने बताया पावर सप्लाई बंद होते ही सब कुछ गायब यानी विलुप्त हो जाता है, जबकि इसमें जब पावर सप्लाई स्विच ऑफ हो जाती है तब भी मेमोरी में संग्रह किया डाटा विलुप्त नहीं होता है। डाटा विलुप्त नहीं होता है, इसीलिए इसे हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। तो बच्चों, तीन अंतर यहाँ मैंने आपको बताए, इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। इसमें जो सूचनाएं हैं उन्हें सिर्फ आप पढ़ भी सकते हैं और साथ में परिवर्तन भी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, और इसमें आप केवल सूचनाओं को या आंकड़ों को पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें संचित जितने भी आंकड़े होते हैं वो अस्थायी होते हैं और इसमें स्थायी होते हैं। फिर आपकी जो तीसरी चीज़ होगी कि जैसे ही इसमें सूचना, आपकी जो भी आंकड़े होते हैं, पावर सप्लाई बंद होते ही सारे के सारे विलुप्त हो जाते हैं, यानी जब तक पावर सप्लाई रहती है तब तक वो सूचना भी रैम में बनी रहती है। जबकि रोम, इसमें क्या होता है, पावर सप्लाई बंद हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद तक सूचनाएं उसमें संग्रहित बनी रहती हैं। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से ये दोनों ही मेमोरी समझ में आ गई होगी और आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने आपको तीन अंतर बताए हैं और जिसके आधार पे आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, अब जिस हमने शुरुआत करी थी कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग है, तो ये देखिए कंप्यूटर तो खुद ही आ गया है हमको ये बताने के लिए कि कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। देखिए बच्चों, कंप्यूटर के उपयोग को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है, वैसे उपयोग तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको तीन कैटेगरी में किया गया है। पहला है वैज्ञानिक उपयोग, फिर है वाणिज्य एवं व्यापार में, और उसके बाद आता है शिक्षा में। अब हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों, वैज्ञानिक उपयोग की अगर हम बात करें तो जितने भी विभिन्न प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं, इसके अलावा मौसम से संबंधित जानकारियाँ, कि कब बारिश होगी नहीं होगी, जो ये प्रेडिक्शन, जो भविष्यवाणी की जाती है मौसम विभाग की ओर से, कल धूप निकलेगी कि कल बारिश होगी, या यहाँ पे ओले पड़ रहे हैं, यहाँ पे ये होने वाला है। तो जो इस तरह की जो खबरें होती हैं, जिस तरह की आपको न्यूज़ मिलती है, वो कैसे मिलती है, वो इसी कंप्यूटर के उपयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्र होते हैं, जैसे मौसम विभाग हुआ, या इनमें जितनी भी जो नई नई चीज़ें आपको निकल के आती हैं वो कंप्यूटर्स के उपयोग द्वारा ही संभव है। इसके अलावा अंतरिक्ष में
कौन सा आपको कभी पता चलता है अरे उल्का पिंड आने वाला है, ये इस तरह की न्यूज़ आती है। या कभी आपको पता चलता है कि नई नई चीज़ें हो रही हैं, एक नया मिसाइल छोड़ने वाले हैं, या कुछ इस तरह की जो इतने भी है, ये ग्रह पास आ गया। तो जो इस तरह की न्यूज़ होती हैं वो पता चलती है कंप्यूटर के द्वारा ही। तो जितने भी अनुसंधानिक क्षेत्र हैं, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो नाभिकीय हो, यहाँ तक कि आज की डेट में चिकित्सा का क्षेत्र हो, जहाँ के महत्वपूर्ण योगदान है कंप्यूटर्स का। फिर हम बात करेंगे वाणिज्य एवं व्यापार की। ये जैसे मैंने भी आपको बहुत अच्छे से समझाया सेल्स और प्रोडक्शन वाली बात, कि आज की डेट में जितना भी क्या सेल हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, इन सबको नियंत्रित करने का कार्य कंप्यूटर कर रहा है, जिसने हमारे कार्यों को बहुत ही आसान बना दिया है। और तीसरा है शिक्षा। अब ये तो बच्चों आज आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में तो एक क्रांति आ गई है, और जिसका ये एक स्पष्ट उदाहरण है, प्रदर्शित आपको हो रहा है कि कंप्यूटर के आने से शिक्षा जगत में कितने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। और ये कंप्यूटर ही है कि आज मैं और आप, हम सब आमने सामने इस तरह से एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, और जो किताबें आपकी पाठ्य पुस्तकों में जो था लिखा, वो आज सामने आप उसको देख पा रहे हैं। तो ये सब कुछ संभव हुआ है सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा। इसी तरह से बच्चों कंप्यूटर के अन्य कार्य भी हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं। कंप्यूटर से फ़ोटोकॉपी करना, फोटोग्राफी, फ़ोटो निकालना, बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, डाक खाने, बड़े बड़े उद्योगों आदि में भी आज इसका प्रयोग हो रहा है। अगर हम बात करें कि आपने तो ये देखा ही होगा कि डाक खाने हुए, बैंक हुए, इसके अलावा जैसे हम टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं, चाहे वो हवाई अड्डा हो या फिर ट्रेन का हो, चाहे बस के हो, आज हर जगह के टिकट आप चाहें तो घर से बैठ के इंटरनेट के द्वारा हाथों हाथ उसको तुरंत बुक कर सकते हैं। तो जो ये सारे कामों के लिए आपको जाना पड़ता था, उन कामों को क्या हुआ, कंप्यूटर ने इतना आसान बना दिया है कि कम समय में हम इन कामों को कर सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्र, चाहे वो फ़ोटो खींचना हो, चाहे फ़ोटोकॉपी निकालना हो, और कोई भी ऐसे जितने भी काम हो, यहाँ तक कि अब ट्रीटमेंट हो किसी का, इन सारे कामों में आप देखेंगे कि कंप्यूटर का एक अहम रोल है। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की उपयोगिता की। तो ये तो हमने भी देखा, लेकिन अब यहाँ बात आती है कंप्यूटर इन अ डेली लाइफ। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जैसे अभी स्कूलों में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। ये आपके रिजल्ट्स बनाना, आपके एग्ज़ाम पेपर्स देखना, और ये सारी चीज़ें जितने भी हैं काम, यहाँ तक कि बच्चों को भी अब आप सबको भी सिखाया जाता है। तो हर जगह आप जहाँ भी देखिए कंप्यूटर हमारे शिक्षा के जगत से दूर नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर के बगल में भी ये एक डिवाइस खुली हुई है। अब मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बताइए ज़रा मुझे। बिल्कुल सही, ये है कंप्यूटर। इसके अलावा ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि बिजनेस, एजुकेशन, साइंस एंड रिसर्च, जैसे मैंने बोला था आपको, अनुसंधान के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में। हम सिर्फ गणना और अनुसंधान, वैज्ञानिक और यही सब नहीं कर रहे हैं, काम के अलावा हमारे मनोरंजन का कार्य भी कंप्यूटर कर रहा है। आप इससे गाने भी सुन सकते हैं, आप अच्छी अच्छी अपनी मनपसंद इससे फिल्में भी देख सकते हैं, आप गेम भी खेल सकते हैं, आप कार्टून भी देख सकते हैं। यानी कि हमारे मनोरंजन का पूरा कार्य भी हम इससे कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट यानी कि सरकार के हमारे जो आंकड़े हैं, कितनी जनगणना है और क्या है, ये जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको हमें फाइलों में, कागजों में एक जगह रखना संभव नहीं होता है, उनको हम आसानी से कंप्यूटर के द्वारा एक जगह संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप ये स्पोर्ट्स है, हॉस्पिटल है, और वेदर यानी कि वही मौसम विभाग, ये तरह तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पे कंप्यूटर को हम उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाइनरी प्रणाली क्या होती है। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसको मैंने बोला था आईसी, केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है, और इस भाषा में केवल 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। तो 0 से 1 का ही प्रयोग किया जाता है, इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। यानी कि जितने भी कंप्यूटर में सारे अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों और को हम 0 से 1 के द्वारा ही अंकित करते हैं, और बाइनरी प्रणाली संख्या के प्रत्येक अंक को हम क्या कहते हैं, बिट। इसको बच्चों ध्यान से देखिएगा, बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। तो ये है बाइनरी प्रणाली, जिसकी मैंने आपसे बहुत शुरुआत में डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाते समय आपसे मैंने बताया था कि वो केवल मशीनी भाषा यानी बाइनरी कोड्स में ही हम उसमें कार्य कर सकते हैं।
तो ये है बाइनरी प्रणाली, जिसमें का मतलब है कि हम उसमें 0 से 1 का ही प्रयोग कर सकते हैं और उसमें प्रयोग होने वाले हर अंक को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बिट। तो अब बच्चों आप बाइनरी प्रणाली समझ चुके हैं, चलिए हम फटाफट इसे देख लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हम इधर से शुरू करेंगे। एक निबल में कितने बिट होते हैं आप देख सकते हैं, सामने आगे होते हैं 4 बिट। इसी तरह से एक बाइट में होते हैं 8 बिट। इसे आपको ध्यान से देखना है इन दोनों को। एक बाइट में होता है 8 बिट और इसके अलावा 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। ये दो आपको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं इसका मान बढ़ता जाता है, यानी ये इससे बड़ी वैल्यू और ये इससे बड़ी वैल्यू। तो 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट्स। इसी तरह से 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट और फिर लास्ट में सबसे बड़ी जो यूनिट आ गई, सबसे बड़ी 1 टेराबाइट, इसमें होते हैं 1024 गीगाबाइट्स। तो इस तरह से बच्चों ये टेबल है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, आपको इससे ध्यान से देखना है और इसको समझकर याद भी करना है। तो बस बच्चों आपको यहाँ पे 2 मेन है, 1 बाइट में होते हैं 8 बिट और 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट, जो इसमें मुख्य रूप से हैं। इसके बाद आप इसी के आधार पर बाकी यूनिट्स को भी समझ लेंगे। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर आपने समझा पर्सनल कंप्यूटर के भाग एवं कार्य, फिर आपने समझा मेमोरी को और आखिरी में हमने पढ़ा कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग हैं। तो बच्चों अब हम चलिए बढ़ते हैं आगे गृह कार्य की ओर। तो फटाफट आप मुझे अब सोच के इनके उत्तर बताइए। 1 बाइट बराबर होता है, जल्दी सोच के बताइए मुझे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर। पाम टॉप कंप्यूटर काम करता है, किससे करता है? बैटरी से। ये मैंने आपको बताया था ना, पाम टॉप कंप्यूटर केवल बैटरी के द्वारा ही कार्य करता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और लिखा है विभिन्न प्रोग्रामों का समूह। विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बताया आपने। विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख पाएंगे और इसको लिखते जाइए मेरे साथ। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको हम हाथों से छू सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि हम इन्हें देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो भाग कहलाते हैं हार्डवेयर। फिर है 1 किलोबाइट बराबर होता है। जल्दी से सोचिए, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर। ये मैंने आपको बताए थे और आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक से भी देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। अब बच्चों आपको बताना है कि लैपटॉप तथा पाम टॉप में क्या अंतर होता है। तो इसमें आप 2 अंतर बताएंगे। लैपटॉप जिसे कि अपनी हम गोद में रख के चला सकते हैं और पाम टॉप जिसे हम अपने हाथों पे रख के चला सकते हैं। लैपटॉप एसी और बैटरी दोनों से चलाया जा सकता है, जबकि पाम टॉप केवल बैटरी से ही चलाया जा सकता है। फिर है कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग बताइए। तो ये तो बच्चों मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? ये तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसे अब अपनी यहाँ कॉपी में आप लिखेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज आपने समझा कि पर्सनल कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, और साथ ही साथ आपने समझा सॉफ्टवेयर क्या होता है और कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग होते हैं। तो अब आपको कंप्यूटर, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई अनजाना शब्द रह गया है। आप अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं कंप्यूटर से और उसके विभिन्न भागों से, और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए विभिन्न कार्यों के बारे में। तो अब आपको क्या करना है? अपनी पाठ्यपुस्तक से जुड़े हुए अभ्यास कार्य को करना है। तो इसी के साथ बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।